स्टार्ट करते हैं। लास्ट डे हम लोग लास्ट सब क्या किए थे? व्हेन मार्क्स आर गिवन, मतलब रैंक कोरिलेशन का ना। कोरिलेशन और रैंक कोरिलेशन एक साथ कंटिन्यू है। हेडिंग दे के स्टार्ट करते हैं। कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन। सपोज किसी सम में लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार, summation of x square equals to 10, summation of y square equals to 24, summation of xy equals to 10. Find R. Option 0.77, option B minus 0.77, ऑप्शन सी 0.87 या ऑप्शन डी माइनस 0.87। क्या होगा? बनेगा ये। लास्ट डे का पेज थोड़ा उल्टो, देखो समझ में आएगा क्या है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई दिया हुआ है। लास्ट डे हम एक फॉर्मूला यूज़ किए थे, आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ यू वी बाई समेशन ऑफ यू स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वी स्क्वायर। यूज़ किए थे ये फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम यू वी को अगर हम एक्स वाई बना दें और u को कंसीडर करें कि वो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है और v स्क्वायर को समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो क्या ये सम अब बनेगा? बनेगा तो कंटिन्यू कीजिए इसको। देखो जैसे हम लोग ये पिछला सम्स को किए थे ना, पिछला से जो समय क्या था लिखा हुआ था, कोवेरियंस एक्स वाई इज -40 और एस डी ऑफ एक्स दिया हुआ 8, एस डी ऑफ वाई दिया हुआ 15, आर निकालना था। और उसके पहले वाले जो सम में जब हम लोग गए तो वहाँ पे क्या था, आर दिया हुआ था 0.4, कोवेरियंस भी दिया हुआ था, एस डी ऑफ वाई दे करके एस डी ऑफ एक्स पूछा। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि एक टर्म को कोई भी अननोन करके वो बाकी टर्म्स को दे सकता है। तो अभी जो सम्स हम लिखे हैं उस सम्स के हिसाब से द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम लोग किस से डिनोट करते हैं? आर से। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब टर्म याद रखना पड़ेगा किससे किसको डिनोट कर रहे हैं। देयर कोवेरियंस इज 7.6। कोवेरियंस का मतलब होता है COV, ये होता है कोवेरियंस, ये दिया हुआ है 7.6। वेरियंस ऑफ x इज 9, वेरियंस ऑफ x देखो ये होता है SD ऑफ x। जब इसमें हम स्क्वायर लिखेंगे तो ये बन जाएगा वेरियंस ऑफ x, ये दिया हुआ है 9। तो सिंपल सी बात है, SD ऑफ x में क्या हो जाएगा, √9 यानी 3। अब वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, R इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई बाई एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी ऑफ वाई। तो R का वैल्यू जो है वो 0.28 गिवन है, कोवेरियंस जो है वो 7.6 है, एस डी ऑफ एक्स जो है वो 3 दिया हुआ है और एस डी ऑफ वाई निकालना है।
तो एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7.6 डिवाइड बाई ये 0.28 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 0.28 इंटू 3 0.84। अब 7.6 डिवाइड बाई 0.84 9.05। तो ऑप्शन ए हमारा हो गया। मतलब तीनों ही सम जो अभी लिए हैं 3-4 वो सब का सब एक जैसा ही सम है। वर्ड्स में भी क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया जा सकता है और सिंपली जैसे ये वाला बताए थे हम कि ये सब ऑलरेडी निकाल के सब दे दिया है और डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके भी सम्स को निकाल सकते हैं। क्लियर? देखा जाए तो ये इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा या फिर इसके पहले वाला क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन एक ही जैसा है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा ये 5। फाइंड आर, कैपिटल आर लिखना, व्हेन समेशन ऑफ डी स्क्वायर is equal to 30 and n is equal to 10। ऑप्शन ए जो है वो 0.98, ऑप्शन बी 0.28, ऑप्शन सी 0.89, ऑप्शन डी 0.82। तो आर बोलने का मतलब क्या हो गया, जो स्पेयरमैन्स का फॉर्मूला कल हम लिखे थे वही वाला। तो स्पेयरमैन्स का फॉर्मूला ये बोलता है 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब माइनस n। फाइंड आर मतलब ये तुमको निकालना है, तो आर वही रहेगा 1 - 6 ऑफ समेशन ऑफ डी स्क्वायर। समेशन ऑफ डी स्क्वायर है 30, 6 इंटू 30। एन का जो वैल्यू है वो है 10, तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 10। 6 इंटू 30 180, 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 माइनस 10 990, 990 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 990 क्या होना चाहिए, जैसे हम लिखे उस ऑर्डर में 990 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 990। ये एलसीएम ले लिए, कितना आएगा 0.818, मतलब 82 लिख सकते हैं हम लोग। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लियर? अलग आया क्या तुम्हारा? नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं। द कोरिलेशन कोफिशिएंट, the correlation coefficient between x and y is 0.5. Calculate the correlation coefficient between u and v if u is equal to 2x plus 11, v is equal to
3y+7। इस क्वेश्चंस को इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखना। -0.50, -0.60, 0.50 प्लस 0.60, ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान देना, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.5। कोरिलेशन कोफिशिएंट का मतलब जो है x एंड y के हिसाब से दिया हुआ है कि वो 0.5 होगा, और हमको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है u और v के हिसाब से। अगर u इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू इतना दिया हुआ, तो मतलब आर एक्स वाई दिया हुआ है और हमको आर यू वी निकालना है, करेक्ट। तो आर एक्स वाई और आर यू वी का आंसर मोरलेस एक ही आंसर होता है, सिर्फ डिफरेंसेस क्या है कि आंसर या तो प्लस में लिखेंगे या फिर माइनस में लिखेंगे। अब हम प्लस में कब लिखेंगे, माइनस में कब लिखेंगे, ये डिसाइड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। जैसे ये u इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस 11। अब x में यहाँ कितना से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो 2 को कॉमन लेंगे तो ये जाएगा x प्लस 11/2, करेक्ट। x प्लस 11/2 लिखने के बाद में यहाँ जो 2 है ना, ये वाला, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, फ्रैक्शन में। ये समझाने के लिए लिख रहे, बाद में तुम लोग ऐसे ही ओरली कर दोगे। v इज इक्वल टू 3y+7। सिमिलरली अगर 3 को कॉमन लेंगे तो u इज इक्वल टू 7/3 हो जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा u प्लस 7/3। यहाँ तक हम जो कुछ भी किए सॉल्यूशन वो समझ में आया कि नहीं, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन समझना ना समझना अलग बात है, ये सॉल्यूशन जो सॉल्व किए ये वाला पार्ट हम u और v को ये समझ में आया। मतलब जो x का मल्टीपल है पहले उसको कॉमन लेंगे और उसको बाई में कर देंगे। एग्जैक्टली में हिसाब से होता क्या, देखो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो थोड़ा ध्यान दोगे इसमें कि u इज इक्वल टू होता है x माइनस a बाई c, और v इज इक्वल टू होता है y माइनस बी बाई डी। तो देखो लगभग इसी फॉर्म में हम लाए हैं। माइनस का नहीं है वहाँ पे, माइनस चाहे तो हम लोग आराम से कर, माइनस देखो करना होगा, क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ इसको माइनस करके यहाँ पे -11/2 कर दिए, कर सकते थे। इसमें y लिखे या माइनस लिखे, यहाँ -7/3 कर दिए, बाई 1/3 कर सकते हैं। ये सिर्फ हम समझाने के लिए किए, तुमको क्वेश्चंस का पहला लाइन देख करके ही समझ में आ जाएगा कि आंसर प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो अगर ये C और D का साइन सेम होगा, C और D का साइन अगर सेम होगा तो हम लोग क्वेश्चन के सेम साइन के साथ जाएंगे, और अगर C और D का साइन ऑपोजिट हुआ तो क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ उसका ऑपोजिट साइन कर देंगे। समझे क्या बोले। यहां पर C में क्या लिखा है 1/2, और यहां D में क्या लिखा है 1/3, दोनों का साइन सेम है ना। तो हम लोग कैसे मूव करेंगे, सेम साइन ऑफ द आंसर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ यहाँ पे 0.5, तो हम लोग 0.5 को टिक कर देंगे। और अगर मान लो ये C का वैल्यू 1/2 प्लस में होता और एक ठो माइनस में होता, मतलब ऑपोजिट साइन, तो आंसर में अगर दिया हुआ जो उसका ऑपोजिट कर देंगे। मतलब आंसर में प्लस दिया हुआ तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस दिया हुआ तो प्लस हो जाएगा। समझे। तो एग्जैक्टली R का आंसर क्या हो जाएगा 0.50।
सिर्फ यही याद है। तो ये तो तुम देखो क्वेश्चन का पहला लाइन में तुम देखो, अगर तुम सम को मान लो सॉल्व नहीं किया, ध्यान देना क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व नहीं किए तो तुमको पता ही है कि यहाँ पे x का मल्टीपल में कितना है 2 पॉजिटिव है, और यहाँ y का मल्टीपल क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों ही प्लस में है। तो आंसर क्या होगा, विद द सेम साइन जाएंगे हम लोग, मतलब जो क्वेश्चन दिया वही आंसर, क्योंकि यही 2 तो नीचे आएगा, 3 तो नीचे आएगा, तो वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा वो। ठीक है, किस दिक्कत है तो बोलो, ऐसा समझ रहता है एग्जाम में, मतलब सेम आंसर्स को ही मार्क करना है हमको, सिर्फ आंसर्स को अपोजिट करना है, ये करना है, बस यही याद रखना है। हो जाएगा तो बोलोगे। If x is equal to x minus x bar, y is equal to y minus y bar, and if summation of x square is 6060, summation of xy 57, r is equal to 0.95, then variance of y is equal to 6, 2 by 3, the value of n will be option A, option B, option C, option D. Option A 8, B 9, C 7, 6. देखो R इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है यू वी के, अगर हम एक्स वाई में कन्वर्ट कर दें तो क्या ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, u को x कर दिए और v को y कर दिए, लिखा है ये फॉर्मूला ना, वही फॉर्मूला u v का है, u को x कर दिए v को y, बिकॉज जो गिवन है वो सब x और y में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में r जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.95, यहां पे लिख देते हैं 0.95। समेशन ऑफ एक्स वाई जो है वो है 57, तो यहां पे लिख दिए 57। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 60 है। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कहीं पे दिया हुआ नहीं है। और हम लोगों को ये भी पता है कि जब कभी भी रूट अगर हटाना होगा, स्क्वायर रूट, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 0.95 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 57 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से रूट जो है सिर्फ हट जाएगा। कुछ काम डायरेक्टली करना, जैसे 0.95 का स्क्वायर इंटू 60 कितना होगा, 0.95 इंटू 0.95 इंटू 60, 50 कितना 54.15, और 57 का स्क्वायर करेंगे 57 इंटू 285, 3249।
अब डिवाइड करने से कितना आएगा? कितना? 60। ये निकल गया सम ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों को एग्जैक्टली निकालना है n। अब ना वेरिएंस ऑफ y के हिसाब से फॉर्मूला होता है 1/n सम ऑफ वाई स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ y देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ कहीं पे, देखो हम सर्कल किए हैं 6 ऑफ 2/3। तो इसको फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, तो कैसा होगा ये? 6 × 3 8 × 2 20/3। इसमें स्क्वायर नहीं देंगे बिकॉज वेरिएंस का मतलब ऑलरेडी स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा 1/n सम ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ निकल गया 60। अब हम ये 20 से 60 को कट कर दो 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, तो n का वैल्यू आ जाएगा 9। हो गया? तो अच्छी समझ में आ रहा है? अगला सम तुम लोग खुद कर पाओगे। फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट, find the correlation coefficient if SD square x is 6.25, SD square y is 4, covariance of x y is 0.9, और ऑप्शन है 0.18, ऑप्शन बी 0.19, ऑप्शन सी 0.20 या ऑप्शन डी नन। क्या लग रहा है, बनेगा ये सब? अभी जस्ट हम बताए हैं ये बनना चाहिए। इसमें ज़्यादा कुछ हम बोले नहीं। कोवेरियंस दिया हुआ 0.9, एस डी ऑफ एक्स आ गया 2.5 और एस डी ऑफ वाई जो वो 2 आ गया। पूरा डिवाइड करके 0.18 आ जाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है बोलो? दिक्कत तो हो रहा है, हमको लग रहा है ऐसा। यही सब क्वेश्चंस रहता है एग्जाम में, रहेगा। जब भी एस डी स्क्वायर एक्स दिया जाएगा, रूट निकाल करके हम लोग एस डी एफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, वेरिएंस है ना,
तो एस डी तो स्क्वायर रूट होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो स्टार्ट करते फिर वापस से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लेते हैं। नंबर कोई दे रहा क्या क्वेश्चंस का? क्वेश्चन नंबर 9 होगा। लिखो, इफ कोवेरियंस एक्स वाई इक्वल्स टू 15, what restrictions should be put for the SD of x and y? Option A, no restriction. Option A, no restriction. Option B, the product of the SD the product of SD मतलब standard deviation, the product of SD should be more than 15. Option C, the product of SD should be less than 50. ये ऑप्शन डी नन। पूरा थियोरेटिकल क्वेश्चन से एकदम। बोला अगर कोवेरियंस किसी का अगर 15 है तो उसका जो रेस्ट्रिक्शन होगा एस डी ऑफ एक्स एंड वाई वो क्या होगा। मतलब देखो, अगर हम लोग आर निकालते हैं, सिंपल आर, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई बाई क्या लिखते हैं, एस डी ऑफ एक्स। तो ये जो एस डी ऑफ एक्स और एस डी ऑफ वाई है, ये दोनों के बीच में पॉइंट लिखा, मतलब क्या, ये मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन यही पूछा कि एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई में क्या रेस्ट्रिक्शन होगा, मतलब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए। तो जो आर का जो आंसर है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। आर का जो आंसर है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है ना। तो ये आर का जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, राइट। तो कोवेरियंस अगर बोल रहा है 15 दिया हुआ है, तो नेचुरली अगर हम नीचे 15 लिखेंगे तब तो 1 आ जाएगा, राइट, 1 आ जाएगा। और अगर 1 से ज़्यादा कुछ भी लिख दे तो वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और आर का आंसर क्या होता है, -1 से 1 के अंदर होता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होता है। तो जो आर का आंसर है वो आंसर क्या, 15 से ज़्यादा होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा बी, द प्रोडक्ट ऑफ एस डी शुड बी मोर देन 15। ठीक है, लेस देन 15 का मान लो 14, अगर एस डी ऑफ एक्स अगर उसको 14 लिखे तो 15/14 का तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। 1 पॉइंट समथिंग तो होना ही नहीं चाहिए, 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। 15/16 तो 16 ज़्यादा ही ना हुआ 15 से, इसलिए तो लिखा है यहाँ पे मोर देन 15, 15 से ज़्यादा।
क्योंकि आर का वैल्यू 15 से ज़्यादा होगा तभी हम लोग इस रेंज में आ पाएंगे, ये वाला रेंज में। लिख लिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ कोवेरियंस बिटवीन two variables, if covariance between two variables is 20 and the variance of one of the variables is 16, what would be the variance of other variable? Option A, more than 100. Option B, more than 10. Option C, less than 10. Option D, more than 1.25. ठीक है, बोला इफ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20। अब इस बार जो है कोवेरियंस दे दिया है, कोवेरियंस दे दिया है, कितना दिया है? 20। वेरियंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल, एक वेरिएबल का वेरियंस दे दिया है। मान लो एज्यूम कर लिए कि एक वेरिएबल हमारा जो वो x है, तो ये दिया हुआ अगर 16 तो ये कितना हो जाएगा? 4। बोला व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ अदर, तो दूसरा वाला जो है उसका वेरिएंस कितना होगा, उसका वेरिएंस कितना होगा, या फिर बोल सकते हैं एसडी कितना होगा। तो सिंपल सा बात है, आर का जो वैल्यू हम पुट करेंगे, को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई बाई एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, आर का आंसर हमारा कितना चाहिए? 0 पॉइंट समथिंग। तो अगर हम को वेरिएंस के जगह पे 20 को पुट कर दें, राइट, और एस डी ऑफ एक्स की जगह 4 पुट कर दें, तो एस डी ऑफ वाई का वैल्यू मेरा कितना होना चाहिए कि आर का आंसर 0 पॉइंट समथिंग होगा। तो सिंपल देखो, अगर हम मोर देन 10 पुट करते हैं, लेस देन 10 पुट करते हैं, या मोर देन 125 पुट करते हैं, मोर देन 100 बोलने का मतलब क्या? 100 से ज़्यादा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है? अगर मान लो हम 100 ही अगर मान ले वेरिएंस को, हम 101 नहीं बोल रहे कि मान लो हम 100 ही मान ले, तो वेरिएंस को ना 100 बोल रहे हैं, तो वेरिएंस को जब हम 100 बोल रहे हैं तो उसका हम एसडी निकालने कितना होगा? वो 10 होगा। और जब हम एसडी की जगह यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 10 से 20 को डिवाइड करो, कितना हुआ? 2 और 2/4 मतलब 0.5। तो आंसर तो आ ही गया रेंज में। तो किस में टिक करेंगे? मोर देन 100 में। क्लियर? ग्रेटर देन वाला आंसर्स को टिक करना है, पिछला दोनों ही क्वेश्चंस में ग्रेटर देन वाले आंसर्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखते हैं, इफ y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स देन
what is the coefficient of correlation between x and y? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी 1 और -1 according as b is greater than 0 और b is less than 0, ऑप्शन डी नन। बोला अगर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दिया हुआ है, कल इस टाइप का बहुत से इक्वेशन लिखे थे हम लोग डिस्पर्शन में, है ना, मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स ऐसे करके। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसमें से क्या होना चाहिए? हमको डेफिनेशन से ही मालूम है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है लाइज बिटवीन 1 एंड -1, तो हम तो इसमें सिंपल इसमें टिक करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन 1 एंड -1, तो 1 एंड -1 होना ही चाहिए उसमें, इसमें टिक करेंगे। बी बोला ग्रेटर देन 0, यहाँ जो बी है वो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेस देन 0 भी चलेगा बी का वैल्यू, किसी भी कंडीशन में बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। हो गया लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आते हैं हम लोग। इफ r is equal to 0 point something, 0.6, then coefficient of non determination is if r is equal to 0.6 then coefficient of non determination। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में देता है। कभी बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, कभी बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ, लिख के रखो, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन अगर बोलेगा, अगर क्वेश्चन बोलता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो मतलब तुमको खाली r का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और अगर बोलेगा नॉन डिटर्मिनेशन, तो कर देंगे 1 माइनस आर स्क्वायर। अगर डिटर्मिनेशन बोलेगा तो आर स्क्वायर, नॉन डिटर्मिनेशन बोलेगा तो 1 माइनस आर स्क्वायर लिखेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ आर इज इक्वल टू 0.6 कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन, मतलब क्या निकालना है हमको, 1 माइनस आर स्क्वायर। आर मतलब कितना हो जाएगा 0.6, तो 0.6 का जो हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.36, आंसर कितना होगा 0.64, ऑप्शन डी। क्लियर? हो गया? ये क्वेश्चंस का आंसर तुम लोग का भी जस्ट चेक करें, कितना भी तुम लोग पढ़े हो उतना दिन ध्यान से। इफ यू प्लस 5x इक्वल्स टू 6, 3y माइनस 7v इज इक्वल टू 20 and rxy is 0.58, find ruv। ऑप्शन ए 0.58, ऑप्शन बी -0.58, ऑप्शन सी -0.84,
या ऑप्शन डी 0.84। बिना सॉल्व किए ट्राई करो क्या आंसर होना चाहिए। अच्छा, रीजन वाइज हम देख लेते थोड़ा एक बार। u प्लस 5x इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन में क्या बोला गया, u इज इक्वल टू पहले निकालेंगे हम लोग, राइट। तो यहां पर x का जो टर्म्स आया वो क्या आया, माइनस में आया ना, यही तो बाई में आएगा बाद में, सी डी वाला जो बताए थे हम कंडीशन। और दूसरा दिया हुआ 3y माइनस 7b इज इक्वल टू 20। तो 3y माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7v। और ये 7 अगर इसके नीचे आ भी गया, अगर आ भी गया तो y का कंडीशन क्या है, +3। मतलब जो c का वैल्यू है वो माइनस में है और d का वैल्यू जो है वो प्लस में है। प्लस मतलब क्या, वो 7/3 हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 नीचे आ जाएगा। तो एक प्लस में है एक माइनस में है ना, मतलब ऑपोजिट साइन है। तो हमको आंसर का ऑपोजिट करना है। तो आंसर किस में दिया हुआ है, प्लस में ना, उसका ऑपोजिट क्या होगा, -0.58। बस यही तो करना इस तरह का सम में, सब कुछ वहां दिया हुआ, तुमको डिसाइड करना सिर्फ साइन। क्या आप अच्छी समझ आए, तो अब तो पास हो जाओगी तुम, बस मेहनत करते रहो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट between marks in management and mathematics is 0.6 and sum of squares of difference in ranks is 66. Find number of students. Find number of students in the group. Option A 10, option B 9, option C 8, option D 11. If the rank correlation coefficient between marks in management and mathematics is 0.6, तो रैंक कोरिलेशन तो और बोल दिया, इफ द रैंक कोरिलेशन इज 0.6, आर दिया हुआ है, रैंक मतलब कैपिटल आर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक 66, यानी सम ऑफ डी स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है 66। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स व्हाट, n, ये निकालना है। कैसे निकलेगा,
क्या लग रहा है, बन जाएगा डायरेक्टली? तो फॉर्मूला है भाई 1 माइनस 6d² बाई NQ माइनस n। R कितना दिया हुआ तुम्हारा 0.6, 1 माइनस 6 सम ऑफ d² कितना दिया हुआ है 66। n का वैल्यू क्या पुट करोगे कि लेफ्ट वाला साइड 0.6 आ जाएगा? वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हो। अरे ये 1 माइनस 6 इंटू 66 कितना होगा? सॉल्व क्यों करोगे फालतू में एग्जाम में? 6 इंटू 66 कितना हुआ? 396। यही तो नीचे बैठाना है ना, n³ और माइनस n के हिसाब से। तो n³ और माइनस n के हिसाब से अगर बैठाएंगे, सपोज मालूम 10 से सोचते हैं, तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000, 1000 माइनस 10 कितना हुआ 990। तो अगर 396 बाई 990 करें तो कितना आएगा? 594 लेस 1। गलत बोलियो, क्या 396 बाई क्या बोलियो 990। फाइव बोले आप? हाँ डिवाइड बाई 396 डिवाइड बाई 990 आगे 0.6, तो 10 को टिक कर देंगे हम। n³ माइनस n का वैल्यू अगर 10 पुट करोगी तो 10 का क्यूब कितना होगा? कितना होगा 10 का क्यूब? 1000 माइनस 10 करें कितना होगा 990। तो 396 डिवाइड बाई 990 कितना होगा? उसमें से 1 को लेस कर देंगे, तो 1 को लेस करने से आ जाएगा ये 0.6। तो 10 पे टिक कर देंगे हम। क्यों उसको सॉल्व करेंगे ज़्यादा? इस टाइप का 3 सम से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। लिखो फॉर 7 pairs of observation, for 7 pairs of observations, number of concurrent deviations, number of concurrent deviations was found to be 5. The value of coefficient of concurrent deviation is minus 0.76, ऑप्शन बी 0.76 प्लस में ऑप्शन सी 0.24 या ऑप्शन डी प्लस 0.24। बोला गया फॉर 7 pairs of observations, 7 pairs of observation, pairs of observation को हम लोग डिनोट करेंगे सपोज n से, तो 7 pairs of observation हो गया ये। नंबर ऑफ concurrent deviation was found to be 5, नंबर ऑफ concurrent deviation, तो नंबर ऑफ concurrent deviation 5 है, इसको डिनोट करते हैं c से, concurrent deviation, नंबर ऑफ concurrent deviation 5 दिया हुआ है। और बोला गया फाइंड कोफिशिएंट ऑफ concurrent deviation, कोफिशिएंट का मतलब होता है स्मॉल r, ये निकालना है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा प्लस माइनस 2c
माइनस m डिवाइडेड बाई m, और इस पे लिख देंगे स्क्वायर रूट। और ये जो 2c माइनस एम अभी हम लिखे ना, 2c माइनस एम, उसमें भी एक काम करना, प्लस माइनस का साइन दे के लिख देना 2c माइनस एम। यहाँ तक पहले लिखो। कॉन्करेंट डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ जो होता है वो स्मॉल आर, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। और जब आर स्क्वायर बताए थे तो क्या बोले थे उसको, डिटर्मिनेशन बताए थे, है ना। नॉन में आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस आर स्क्वायर। ये सब अक्सर कर देता है एग्जाम में, दोनों में ही। ये कोरिलेशन का ही पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो कोरिलेशन का ही पार्ट है। अब देखो ये जो 2c माइनस एम है ना, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2c माइनस एम को। तो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। और m का वैल्यू देखो, ये जो n7 दिया हुआ ना उससे निकालेंगे। तो m का वैल्यू जो है यहाँ पे लिख करो, m का मतलब जो n दिया हुआ है उससे एक कम, जितना पेयर्स दिया रहेगा उससे एक कम। तो 7 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। क्लियर, 6 आ गया m का वैल्यू। तो यहाँ पे 6 इसको पुट कर दो, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, माइनस 6 इज इक्वल टू कितना 4। याद रखना कि अगर 2c माइनस एम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो हम देखो क्वेश्चन में क्या लिखे, प्लस माइनस दो जगह लिखे हैं। अगर 2c माइनस एम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया तो आउटसाइड में भी प्लस का साइन, इनसाइड में भी प्लस का साइन। और अगर 2c माइनस एम का जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 आया तो आउटसाइड भी माइनस, इनसाइड भी माइनस। तो यहाँ पर जो 2c माइनस एम को हम सॉल्व किए हैं वो क्या आया, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो मतलब साइन कौन सा लेंगे हम लोग, इन आउट, प्लस प्लस का लेंगे। तो यहाँ पे लिख दो प्लस का साइन, और अंदर में भी क्या हो जाएगा प्लस का साइन। 2c माइनस एम अभी कितना निकाले हैं 4, और m जो है m का वैल्यू कितना आया है 6। तो 4/6 करके उसको रूट से बाहर निकालो। टू सी माइनस एम डिवाइडेड बाई n। तो n का जो वैल्यू कितना दिया हुआ 7, तो 4/7 और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आएगा 0.76। तो 0.76 ठीक करेंगे, ठीक है। चेंज किया फॉर्मूला में, तो 2c माइनस एम बाई एन, मतलब ये फॉर्मूला जो वो गलत दिया हुआ है, बाई एम नहीं बाई एन होगा। और m कैसे निकालेंगे, जितना पेयर्स होगा उससे एक कम, ठीक है। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन तुम लोग को अभी सॉल्व करना है, तो ये टॉपिक पूरा ओवर हो जाएगा इसका। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखो, फॉर 10 pairs of observation for 10 pairs of observations, number of concurrent deviations was found to be 4. What is the value of coefficient of concurrent deviation? ये तुम लोग दोनों के मैथ में दिया हुआ है क्वेश्चंस, इस टाइप का सम।
For 10 pairs of observations, number of concurrent deviations was found to be 4. What is the value of coefficient of concurrent deviation? इसका ऑप्शन होगा 0.2, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट ऑफ 0.2 माइनस 0.2, ऑप्शन सी 1/3, ये ऑप्शन डी -1/3। ये क्या होना चाहिए? ये फटाफट खुद से ट्राई करो एक बार, कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, लिखो R इज इक्वल टू ±2c - m। टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला हमको लगता है दिया हुआ होगा, कुछ जो है वो गड़बड़ जो है यहाँ पे, कोई एक क्वेश्चंस का वैल्यूज़ लगता है गलती दिया हुआ। पहले प्लस माइनस, फिर क्या लिखे थे? 2c - m है ना, वापस से प्लस माइनस हम ना, 2c - m, यही तो, और बाई n लिखे थे ना, यहीं पे गलती है, क्योंकि इस n को चेंज करने से दोनों आंसर्स में फ़र्क पड़ जाएगा। फिर देखते हैं, और इसके ऊपर रूट था ना, तो ये प्लस एंड माइनस हुआ। 2c, c का वैल्यू कितना हो जाएगा? c का वैल्यू 4 है ना, कंकरेंट डेविएशन 4, और m का जो वैल्यू है कितना होगा? 9, और यहाँ पर अगर n का वैल्यू जो है वो वापस से अगर 9 अगर पुट किया जाए, तो दोनों जगह माइनस आया ना, क्योंकि 2c - m कितना आ गया, तो अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस आएगा, और 4 2 ज़ा 8 -1 कितना हो गया? 1 हो गया वहाँ पे, और 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। तो माइनस और माइनस दोनों ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/3। लेकिन दिक्कत ये तो आंसर्स मिल जा रहा है, और दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पर जो है ये जो n यूज़ किए हैं, इस जगह पे भी m यूज़ करना चाहिए, तो ये ऑप्शंस में ही गड़बड़ी है। ठीक है, एग्जैक्टली वो m ही रहेगा, और m के हिसाब से हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अगर हम 4/6 यहाँ पे करें तो कितना होगा? ये 2/3 का मतलब कितना हुआ? 0.81, रूट से बाहर निकल के 2/3 पहले करो, उसके बाद फिर रूट से उसको बाहर निकालो। 0.816 मतलब 82 होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में ही गड़बड़ी है, n नहीं रहेगा। ये तुम लोग का टेक्स्ट बुक का ही समय डायरेक्टली एकदम किए अभिषेक किए। देख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द कोफिशिएंट ऑफ concurrent deviation for p pairs of observations was found to be 1/√3 if the number of concurrent deviation
was found to be 6, then value of P is option A 10, option B 9, option C 8 या option D none of these. क्लियर? कर लो इसको, सेम बेसिस को करना, जो सम आएगा वही नहीं कर पाओगे तुम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, वापस से देखो एक बार फिर से। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर एक रूट का साइन देंगे, फिर लिखेंगे प्लस माइनस 2c माइनस m बाई m, अभी क्लियर कर दिए एकदम, राइट। कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन फॉर p पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1/√3। अब मेरे को बताओ 1/√3 क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ये किसी को समझने में दिक्कत हुआ कि 1/√3 ही r क्यों है, हो रहा है ना। तो लिखा हुआ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, सिंपल। फिर उसके बाद 2c माइनस m में आ जाओ। यहां पे बोला इफ द नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी, कितना बोला है 6, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 6, और वैल्यूज ऑफ p निकालना है। p हमको कहां से मालूम चलता है, m के जरिए ना। तो m का वैल्यूज क्या होगा बता पाओगे कोई, p-1 जितना पेयर्स दिया हुआ उससे एक कम। अगर हम m को यहीं पे चेंज कर दे p-1 तो भी आंसर्स आ जाएगा। और कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करना है तो -1 को तुम यहाँ पे ले लो ना, तो भी ये निकल जाएगा। मतलब हम m निकाल के लास्ट में 1 ऐड कर देंगे। क्लियर? हम क्यों चेंज करें, उसको रहने देते हैं। तो इसको m ही रहने दो, और बाई में भी m। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायरिंग। तो ये कितना हो जाएगा 1/3। जब प्लस माइनस का स्क्वायरिंग हुआ तो प्लस माइनस भी ख़त्म हो गया, रूट भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 12 माइनस m बाई m। क्लियर? अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, बोलो कौन बोलोगे। 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा 36, 3 इंटू m 3m, और उसके बाद m हुआ तो 36 इज इक्वल टू कितना हुआ 3m प्लस m मतलब 4m। तो m इज इक्वल टू कितना होगा 36/4 मतलब कितना 9। m का वैल्यू कितना है 9। अभी हम क्या बोले, हम m लेके चले तो प्लस 1 करेंगे, तो 9 में अगर 1 ऐड करेंगे तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो क्या पूछा गया, द वैल्यूज ऑफ p इज कितना होगा 10। सिंपल। लास्ट का तीनों ही सम इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कौन सा आएगा पता नहीं, बट आएगा। तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तीनों का तीनों क्वेश्चन, लास्ट का तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।